Hello everyone, welcome to online classes. I am Dr. Anuradha Kumari from ABM College, Gulmari, Jamshedpur. Today I am discussing about कृप्स मिशन. कृप्स मिशन सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है जो CC 11 का टॉपिक है. ये कृप्स मिशन को आज हम बताएंगे. हमने पिछले वीडियो में साइमन कमीशन को बताया था और स्वराज पार्टी को बताया था, अगस्त प्रस्ताव को भी बताया था. तो आज हम कृप्स मिशन के बारे में चर्चा करेंगे. कृप्स मिशन जो स्टैफोर्ड कृप्स की अध्यक्षता में गठित की जाती है और 11 मार्च 1942 को इसकी अध्यक्षता में ब्रिटेन में यह एक कृप्स मिशन का आयोजन किया जाता है, प्रस्ताव रखने का विचार किया जाता है और यह 23 मार्च 1942 को भारत आ जाता है. कृप्स मिशन स्टैफोर्ड कृप्स की अध्यक्षता में मूलतः इसमें 3 सदस्य थे. इन तीनों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये नाम अक्सर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इसीलिए इन तीनों नामों को जानना बहुत ज़रूरी है. तो पहला जो अध्यक्ष होते हैं वह सर स्टैफोर्ड कृप्स होता है, दूसरा AP अलेक्जेंडर और तीसरा पैथिक लॉरेंस. तो ये 2 अन्य सदस्य थे, लेकिन इसकी अध्यक्षता स्टैफोर्ड कृप्स कर रहे थे. स्टैफोर्ड कृप्स ब्रिटेन में मजदूर दल के नेता थे और उन्हीं की अध्यक्षता में इसे भारत भेजा जाता है. भारत यह 23 मार्च 1942 को आते हैं और अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1942 को पोस्ट करते हैं. इसको किसी ने, हम देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव हो या साइमन कमीशन हो या फिर और भी जो कृप्स मिशन के पूर्व जो भी भारत से जो गोलमेज सम्मेलन हो, सारे के सारे किसी न किसी का दबाव रहता है. लेकिन यहाँ पे बात उठती है कि कृप्स मिशन को किसने बुलाया था भारत. जिस तरह हम साइमन कमीशन को देखते हैं कि साइमन कमीशन जब आता है तो भारत के तरफ से दबाव होता है कि उसे संवैधानिक समीक्षा करने के लिए आना है. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कृप्स मिशन खुद आता है, इसे किसी का दबाव नहीं रहता है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं, ना कांग्रेस पार्टी की, ना मुस्लिम लीग की, ना अम्बेडकर की, ना गांधी जी की, किसी की दबाव नहीं रहती. ये खुद आता है. लेकिन यहाँ पे बात ऐसी हो जाती है कि कृप्स मिशन 1942 में भारत आता है. अब देखें कि भारत में आने का जो 23 मार्च 1942 है, इसके उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था. द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हो गया था और जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके इसकी शुरुआत की थी. और आप जानते ही हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में 2 देश जो थे, मित्र देश और धुरी देश, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल था. ब्रिटेन की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि जापान जो था धुरी देश, वह पर्ल हार्बर जो अमेरिका का है, पर्ल हार्बर, उस पर आक्रमण कर देता है. अमेरिका उस समय क्या अभी भी बहुत ही शक्तिशाली देश माना जाता था और जापान जो बहुत ही छोटा देश, खासकर अमेरिका के सामने तो बहुत ही छोटा देश, और जापान एशिया का राष्ट्र है. तो हम देखते हैं कि वैसी ही कंडीशन में मित्र राष्ट्र के ऊपर यानी ब्रिटेन की नाजुक स्थिति जब हो गई थी, इस पे दबाव अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दे रहे थे कि अब भारत से सहायता मांगे. और उस समय ब्रिटेन को लगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो हमें सहायता प्रदान कर सकता है. भारत की सैनिक और भारत के जो जवान हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो उनमें सैनिक कुशलता है, वो प्रशिक्षित हैं, वही हमें युद्ध में जीत हासिल करा सकते हैं. और खासकर हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे. वो भारत को पराजित करने के लिए नहीं, बल्कि भारत पर ब्रिटेन के जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
या फिर अंग्रेजी जो लोग थे, अंग्रेज जो यहाँ पे बस गए थे, उसे भगाने के लिए वह जापान की सहायता लेकर वह भारत पर आक्रमण करना चाहते थे। और उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जापानीज मिलिटेंट, जापानी जो सैनिक होते हैं, वह सुभाष चंद्र बोस को सहायता प्रदान करते हैं और भारत पर आक्रमण, वह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके भारत पर आक्रमण कर देते हैं। और उसी समय तुरंत ही हम देखते हैं कि बर्मा को अलग कर दिया जाता है भारत से, और वह बर्मा पर भी आक्रमण करता है और बर्मा को भी अपने भारत संघ में मिलाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के जितने उपनिवेश थे वो बहुत ही खाली पड़ गया था, क्योंकि ब्रिटेन विश्व युद्ध में भिड़ा हुआ था, उसकी स्थिति खुद खराब हो गई थी। ऐसी स्थिति में वह भारतीयों से सहायता लेने के लिए बहुत ही तत्पर हो गया था और भारतीयों को प्रलोभन देने की बात कर रहा था। वह सोच रहा था कि भारत अगर युद्ध में सहायता करे, युद्ध में मदद करे, तो हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। हम देखते हैं कि इस मिशन ने 30 मार्च 1942 को भारतीय नेताओं के समक्ष अपनी योजना प्रस्तुत करती है। क्रिप्स मिशन, यह योजना 2 भागों में थी। एक तो युद्धकालीन परिस्थिति में तत्काल लागू कर दिया जाएगा और दूसरा युद्ध के पश्चात लागू होगा। इस योजना के जो प्रमुख प्रावधान थे वो निम्नलिखित थे। वो प्रमुख प्रावधान आप जरूर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन है। आप लोग प्रावधान को ही भूल जाते हैं और कहानी करने में माहिर हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर को घुमा घुमा के लिखने का प्रयास करते। ये बहुत ही आसान है और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। इसीलिए हमने आपकी ही भाषा और आप ही के आपके लेवल में जाकर हमने इसको तैयार किया है, ताकि आपको हमारी भाषा और हमारे आंसर को समझने में आसानी हो। तो हमारा जो है कि उस क्रिप्स मिशन का जो प्रावधान है वो पहला प्रावधान था युद्ध के बाद। हमने 2 प्रावधान को बताया कि एक युद्ध के समय तत्काल लागू कर दिया जाएगा, दूसरा कि युद्ध के पश्चात। तो युद्ध के बाद भारत संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा, यानी भारत संघ का जो निर्माण होगा वो युद्ध के बाद होगा और इसमें भी प्रयत्न किया जाएगा। तो इससे भारतीय नाखुश हुए, क्योंकि इसमें उसकी चाल नजर आ रही है। और दूसरा कि भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। अब भारतीय पूर्ण उपनिवेश या डोमिनियन स्टेट या पूर्ण स्वराज्य की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। वह ये सब करके थक गया, अब उसे पूर्ण आज़ादी चाहिए। तो वह प्रावधान जो है वो इस तरह से है कि युद्ध के बाद भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा, दूसरा भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, तीसरा है संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और इसमें 2 बातें रखी गई कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देसी रियासतों के प्रतिनिधि को मिलाकर एक संविधान सभा गठित होगी और नए संविधान के पूरा होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगी। नेक्स्ट है ब्रिटिश अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान होंगे। यहाँ भी उसकी चाल है, वह अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहा है। वो पूर्ण भारत को भारतीय उपनिवेश या पूर्ण एक अखंड भारत की बात नहीं कर रहा है, यहाँ भी वह अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहा है। और ये भी बोला कि जो प्रांत असहमत होंगे, यानी भारतीय सभा के निर्माण का, कि जो प्रांत संविधान से असहमत हों वे इसे स्वीकार कर अपनी पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं। संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार में एक संधि होगी जिसमें भारतीय अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का या सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा। तो उनका है कि भारतीय संविधान का निर्माण तो किया जाएगा, लेकिन जो इस संविधान को माने वो मान भी सकते हैं, जो नहीं माने वो नहीं भी मानेंगे। तो इसमें इसकी दोहरी चाल नजर आ रही है। नेक्स्ट है संविधान निर्माण
कर उसने भारतीयों को खुश करने का प्रयास खुश रखने का प्रयास करता है, लेकिन भारतीय इससे खुश नहीं होते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। इस पे गांधी जी ने इस प्रस्ताव पे कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, और वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं यह डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक है। तो आप देख सकते हैं कि क्रिप्स मिशन के जो प्रमुख प्रावधान है वो भारतीयों के हित के लिए कितना हितकारी है, और भारतीयों के हितों की बात कितना कर रहा है और अपनी चाल कितना चल रहा है, वह स्पष्ट उसके प्रावधानों से स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स की असफलता के बाद गांधी यह सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अंग्रेजों के सामने अनुनय विनय की नीति भारत को कभी स्वतंत्र नहीं करा सकता है, और ऐसी स्थिति में अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब भारतीयों को ही अब हमें ही कुछ करना होगा, ताकि भारत को भारतीयों के लिए सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना होगा। इसलिए उसने 5 जुलाई 1942 जो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हरिजन, उसमें लिखा कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित छोड़ जाओ। यदि वह असंभव हो तो इसे अराजकता की भंवर में छोड़ दो, लेकिन तुम चले जाओ। 7 जून 1942 को गांधी ने एक सभा में कहा, हमें आज़ादी के लिए लड़ना होगा, क्योंकि आज़ादी आकाश से नहीं गिरेगी। क्रिप्स की असफलता के बाद गांधी ने जन भावनाओं को देखते हुए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का संकल्प लिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है, और उसने इसमें अंग्रेजों को भारत से भगाने का ठान ली थी, और अंततः भारत को आज़ाद करवा के ही दम लिया और अंग्रेजों को भारत से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन के जो प्रावधान थे और क्रिप्स मिशन भारत क्यों आए उसकी मंशा स्पष्ट हो गई, और उसके मुख्य प्रावधान जो थे उस और स्पष्ट कर देता है कि भारतीयों के हित कितने इसमें सुरक्षित रखा गया, कितना भारतीयों के हितों का ध्यान रखा गया। इस तरह हम क्रिप्स मिशन और क्रिप्स मिशन की असफलता को देखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्रिप्स मिशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगले वीडियो में मैं क्रिप्स मिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ऐसे ही क्रिप्स मिशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए सुविधा हो और आपके एग्ज़ाम के लिए वह इजी पड़े, ताकि आप एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सके। सब्जेक्टिव तो करेंगे ही, ऑब्जेक्टिव भी कर पाएंगे। धन्यवाद।